नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है आपका मणिपुर हिंसा। तो फिर से ये हिंसाएं चर्चा में क्यों आ गई है और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर इसका ऐतिहासिक अप्रोच क्या है, फिर इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, फिर इसका जातीय समीकरण क्या है, जिसके वजह से बार बार ये हिंसाएं देखने को लगातार मिल रही है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह का और वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने अन्य भाई लोग को भी शेयर कर देंगे ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो माना जाता है कि जो पिछले 4 महीने से जो मणिपुर हिंसाएं अस्थायी हो चुकी थी वो फिर से एक बार मतलब जोर पकड़ ली है, और हाल ही में संदिग्ध चरमपंथियों ने हाई टेक ड्रोन का इस्तेमाल करके बंदूक और बम के माध्यम से 2 लोगों की हत्या कर दी है, और इसके साथ साथ इसमें 6 अन्य लोग घायल भी हो चुके हैं, जिसमें माना जाता है कि जो 2 पुलिसकर्मी और एक टेलीविजन पत्रकार भी इसमें शामिल है। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड जानने का कोशिश करते हैं, इसका पृष्ठभूमि क्या है। तो माना जाता है कि जो 3 मई 2023 से लगातार मणिपुर में जातीय हिंसाएं हो रही है, और अब तक 220 से अधिक व्यक्तियों का इसमें हत्या हो चुका है, और लगभग इस डर से वहां से 60,000 लोग जो है सो उस क्षेत्र को छोड़ के वहां से पलायन कर चुके हैं। इसमें से अधिकांशतः विस्थापित व्यक्तियों में से जो वहां से पलायन किए हैं, विस्थापित हुए हैं, वो ज्यादातर जो है सो सिविल कैंप में रह रहे हैं। और आपको पता है जो सिविल कैंप में किस तरह के न वहाँ पर ठीक से भोजन समय से मिल पाती है, न वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध है, न वहाँ पर मतलब कि जो पानी स्वच्छ मिल पाते हैं, न वहाँ बिजली का व्यवस्थाएं होती है। और वो लोग इस परिस्थिति में माना जाता है कि जो लगभग पिछले 1 साल प्लस मतलब लगभग मान के चलिए कि जो इनका 1.5 साल प्लस से इस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। अब इसका कारण है कि जो मणिपुर जातीय हिंसा की संरचना क्या है। अब इसका संरचना समझने से पहले इसका कुछ भौगोलिक जो अप्रोच है उसको समझना जरूरी है। तो बाकी सारे जगहों के तरह यहाँ पर भी भौगोलिक अप्रोच में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुछ मैदानी इलाका है और कुछ क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो माना जाता है कि जो मैदानी इलाके में कुल जो मणिपुर का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में से मणिपुर का जो क्षेत्र है वो लगभग मैदानी इलाका का जो क्षेत्र है सो लगभग 10% के आसपास है, और जिसमें उस 10% में माना जाता है जो 64% मेताई वहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। और माना जाता है ये 10% में जो आता है इनका राजनीतिक रसूख बड़े स्तर पर है, और इस 10% में से और लगभग जो 64% मेताई है उसमें से जो है सो 40 विधायक आते हैं। इसका मतलब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, पूरे मणिपुर में जो है सो 60 विधानसभा सीट है, उसमें से 10% क्षेत्र का जो नेतृत्व करने वाले हैं, जिसमें लगभग माना जाता है जो 64% मेताई है, वहां से 40 विधायक आते हैं। फिर अगर आप देखेंगे जो आपका पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका का क्षेत्र अगर देखेंगे तो माना जाता है 90% है, और वहां पर 35% जनजाति लोग रहते हैं। जहां से माना जाता है जो 90% का एरिया है वहां से 20 विधायक आते हैं। अब ये विवाद क्यों होता है, तो हम लोग विवाद को जानने का कोशिश करते हैं। विवाद केवल राज्य के जो संसाधन है उसको लेकर वहां पर विवाद समय समय पर उठता रहा है। जो राज्य के अंतर्गत जो संसाधन है उसका सही तरीका से विभाजन या बंटवारा नहीं हो रहा है। अब माना जाता है कि जो मेताई समुदाय द्वारा एसटी के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग किया जा रहा है। इसका मतलब आप जो देख रहे हैं जो मेताई समुदाय है, जो 10% क्षेत्र पर उनका एरिया है, उनका मानना है कि जो हमको भी किस समुदाय में शामिल किया जाए, एसटी के समुदाय में शामिल किया जाए, जबकि जनजातीय समुदाय हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आप जनजातीय समुदाय में जैसे मैतई हो गया वो मांग कर रहा है कि जो हमको भी एसटी का दर्जा मिले, जबकि पहले से जो एसटी के दर्जा में वहां पर एसटी है वो इसका विरोध करते हैं। तो उस एसटी के दर्जे जो पहले से पर्याप्त किए हुए हैं, जो बड़े पैमाने पर इसका विरोध करते हैं, वो कुकी समुदाय आते हैं। तो इसीलिए आप विवाद में सुनेंगे मैतई और कुकी के बीच में हिंसा है।
तो मैतई जो हो गया, जो मांग कर रहा है कि जो हमको भी कहाँ शामिल किया जाए, एसटी के अंतर्गत शामिल किया जाए, जबकि कुकी जो है सो इसका क्या करता है, जो पहले से एसटी में है वो इसका विरोध करता है। फिर आप देखेंगे जो एसटी के दर्जा का मांग क्यों कर रहे हैं, मैतई समुदाय जो है सो एसटी के दर्जा का मांग क्यों कर रहा है, तो इसका कुछ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव आपको समझने पड़ेंगे। तो माना जाता है कि जो मणिपुर में एक समिति है, एसटी मांग समिति, जो 2012 में यह मांग किया था कि जो मैतई समुदाय है उसको भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, और जो सारा अधिकार एसटी को मिलता है वो सारा अधिकार मैतई समुदाय को भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब इसके पीछे उनका तर्क क्या है, तो तर्क से बात समझिए। उनका तर्क है जो समुदायों को संरक्षित करने और उनको पैतृक भूमि, परंपराएं, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए एसटी का दर्जा आवश्यक है। जो मैतई समुदाय है उनका कहना है कि जो हमारा जो पैतृक संपत्ति है, जो परंपरागत भूमि है, फिर हमारी जो संस्कृति है, भाषा है, कल्चर है, सभ्यता है, उसको बचाए रखने के लिए हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। फिर अगर उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इस एक बहुत बड़ी आबादी को केवल कुछ ही हिस्सों तक सीमित कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं मैतई एक बहुत बड़ा आबादी है, लेकिन वो सिर्फ जो निवास कर रहे हैं, लगभग जो मैदानी क्षेत्र है 10%, वहीं पर वो क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जबकि बहुत कम संख्या है आपका किसका, लगभग 35% के आसपास संख्या है जनजाति का, जबकि उनका 90% क्षेत्र पर क्या है, कब्जा है। तो उनका ये तर्क है जो हमारा बहुत बड़ा जनसंख्या है, लेकिन वो जो जिस भूभाग पर रहते हैं और जितना क्षेत्र उनका सीमित है वो क्षेत्र अपने आप में बहुत क्या है, कम है। अब मैतई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदे और बसने का अधिकार, इसका मतलब है मैतई समुदाय का मांग है जो अगर हमको एसटी में शामिल किया जाएगा, तो अगर हम एसटी में शामिल होते हैं तो हमें भी पहाड़ी इलाका में बसने का, वहाँ जमीन खरीदने का, वहाँ अपना व्यवसाय करने का, वहाँ पर खेती करने का हमें भी अधिकार मिल जाएगा। जो अभी सीमित अधिकार है ये अधिकार हमें और बढ़ जाएगा। फिर इनका कुछ तर्क है कि जो जनसंख्या में भी लगातार कमी आई है, मतलब मैतई का दावा यह है कि जो 1991 में उनका जनसंख्या जो था वो 59% के आसपास था। मतलब मैतई का मानना है जो हमारा जो जनसंख्या था 1951 में जो पहली बार जनगणना, आज़ाद भारत का पहली जनगणना हुआ था, उसमें जो हमारा परसेंटेज था 59% था, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा जो परसेंटेज है ये परसेंटेज रह गया है कितना, 44%। तो इनका मानना है कि जो हमारे जो जनसंख्या है वो भी बड़ी तेजी से घट रहे हैं, जिसके इससे ये अनुमान लगाया जाता है जो कहीं ना कहीं हम नुकसान के दायरे में जा रहे हैं। तो ये तो उनका तर्क है जो जिनका मानना है मैतई समुदाय को कि जो हमको भी एसटी का क्या मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। अब इस पर जो समुदाय पहले से कुकी समुदाय है या एसटी समुदाय है उनका क्या तर्क है, इस एसटी के दर्जे का कुछ जो समुदाय है उसका विरोध करते हैं। अब विरोध करने वाले में कौन है, उनका तर्क क्या है, तो जानने का कोशिश करेंगे। मैतई लोगों की राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत है और शैक्षणिक स्थिति भी अधिक मजबूत है। जो विरोधी हैं उनका कहना है कि जो इनको एसटी में नहीं शामिल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इनका राजनीतिक स्थिति बहुत क्या है, अच्छा है। आप देखें जो इनका एरिया जो है सो 10% है और 10% क्षेत्र से आते हैं सिर्फ कितना विधायक, 40 विधायक, जबकि 90% क्षेत्र से आते हैं कितना, 20 विधायक, कुल 60 विधायक है उसमें से। जो इनका विरोध करने वाले हैं, जिनका मानना है कि जो मैतई को जो है सो एसटी में नहीं शामिल करना चाहिए, उनका मानना है कि इनका राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत है, प्लस में इनका शैक्षणिक स्थिति भी बहुत क्या है, अच्छा है, इसलिए इनको एसटी के दर्जा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर माना जाता है कि जो शैक्षणिक स्थिति भी इनका बहुत मजबूत है। फिर मैतई लोगों को संसाधन पर भी सख्त कब्जा है और संसाधन में भी इनका ठीक ठाक स्थिति है। फिर एसटी का दर्जा दिए जाने से ये खतरा है जो ये फिर से क्या करेंगे, उस सेक्टर में चले जाएंगे, आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूत है, आर्थिक संसाधन इनके पास है, तो वहाँ का जो एसटी समुदाय है उनका शोषण करना ये लोग क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, जिससे फिर एसटी समुदाय है वो कहाँ चले जाएंगे, खतरा में या हाशिए पर चले जाएंगे। फिर अगर आप बात करेंगे तो उनका तर्क ये भी है जो मैतई समुदाय जो है उनका भाषा जो है सो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसका संबंध है आपका किससे, भाषा से। तो हमारे संविधान के अंतर्गत में वर्तमान में 23 भाषा उसमें क्या है
शामिल है, 22 पहले से थे, एक भाषा और शामिल कर दिया गया, तो माना जाता है कि जो इनको संविधान में भी क्या मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है, संविधान से भी इनको सपोर्ट मिल सकता है। तो इनका भाषा फिर खतरा में कैसे है, इनका संस्कृति खतरा में कैसे है, जो मतलब विरोध करने वाले हैं उनका दावा है। फिर माना यह जाता है कि जो इनका सिर्फ कब्जा है 10% क्षेत्र पर, लेकिन जो राज्य का बजट होता है उस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है 75% हिस्सा जो होता है उसका इन्वेस्टमेंट यही 10% क्षेत्र पर क्या है, किया जाता है। तो ये विरोध करने वाले का तर्क था। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार साथियों।